एनवायरनमेंट क्लास 10 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करके रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोग्रेस की जाए, जिससे कि इंडिया का कई सारे फ्रंट पर बेनिफिट हो सकता है। एक तो इंडिया का इंपोर्ट बिल कम होगा, प्लस इंडिया का जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, पेरिस कन्वेंशन के अंदर जो कमिटमेंट है वो भी पूरा होगा, प्लस इंडिया में एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट हो पाएगी। तो हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है टू फॉसिल फ्यूल। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन एंड यूज एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए चलाया जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा चलाया जा रहा है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इसको इम्प्लीमेंट करता है। हाइड्रोजन कई टाइप की होती है, जैसे ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कोइज हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ये कलर कैसे डिसाइड होते हैं? ये कलर डिसाइड होते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू और किस का यूज करके हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। जैसे कोल गैसिफिकेशन से जो हाइड्रोजन मिलती है उसको हम ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। इसका सोर्स होता है कोल। मीथेन को रिकॉन्स्टिट्यूट करके जो हाइड्रोजन मिलती है उसको कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। इसका सोर्स क्या होता है? नेचुरल गैस। ऐसे ही ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है? जो कोल गैसिफिकेशन एंड मीथेन रिकॉन्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर कार्बन को कैप्चर भी किया जाता है। जो कोल गैसिफिकेशन होगा तो ऑब्वियसली कार्बन निकलेगा। मीथेन में अब ये कार्बन एटम मौजूद है, तो अब इसको हम तोड़ेंगे, C और H4 अलग अलग करेंगे तो कार्बन निकलेगा। अब इस कार्बन को अगर हम कैप्चर कर लें तो उसको हम कहेंगे ब्लू हाइड्रोजन। इसका सोर्स भी क्या है? फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल से ही बनाई जा रही है। टर्कोइज हाइड्रोजन क्या होती है? इसका प्रोसेस होता है पायरोलिसिस। इसका सोर्स क्या है? मीथेन। मीथेन से ही ये बनाई जाती है। पिंक हाइड्रोजन क्या होती है? इसका सोर्स होता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास गैसिफिकेशन। ये एक तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी है, मींस रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके इस ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाता है। पिंक हाइड्रोजन में हम किसका यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, मींस न्यूक्लियर रिएक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसका यूज करने के लिए हम उसका यूज करते हैं हम किसके लिए? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो वाटर से हाइड्रोजन को अलग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, तो उसको कहते हैं पिंक हाइड्रोजन। ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास गैसिफिकेशन से जो हाइड्रोजन बनती है और जिस प्रोसेस में हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो ये बहुत ही साफ़ है और सस्टेनेबल है, मींस इसमें जीरो कार्बन इमिशंस होते हैं। अब हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला क्या है? H2। अब इसमें कार्बन कहीं है ही नहीं, तो कार्बन इमिशन ओब्वियसली इसमें जीरो होंगे। हाई एनर्जी एफिशिएंसी। हाइड्रोजन जो होती है, जो गैसोलीन, जो आप पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है, 3 गुना ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मींस इसको अगर आप जला के नहीं यूज करना चाहते, इसको आप कंबस्चन में नहीं यूज करना चाहते, तो इसको आप फ्यूल सेल में यूज कर सकते हैं। उस फ्यूल सेल से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी चला सकते हैं। इट रिड्यूसेस ऑयल एंड गैस डिपेंडेंस। इट सपोर्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, मींस जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन में हमने अभी देखा कि सोलर एनर्जी की अगर बात करें, ठीक है, सोलर एनर्जी की अगर बात करें तो कभी कभी तो ये है कि जब पीक डिमांड होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो तब तो जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है,
वो यूज़ में आ जाती है। लेकिन जब डिमांड कम होती है तब जो एनर्जी तो अब कंटिन्यूस प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द डे, ठीक है, लेकिन अगर डिमांड नहीं है तो जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यूज कर सकते हैं टू मेक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हाइड्रोजन फॉर्मेशन के थ्रू हम एक बैटरी का उसको एक बैटरी के रूप में हम यूज कर सकते हैं कि जो एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी या जो विंड एनर्जी है, जो एक्सेस एनर्जी होगी उससे हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। फिर उस हाइड्रोजन को वापस यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो एक तरीके से ये रिन्यूएबल एनर्जी के स्टोरेज को सपोर्ट करती है। ओके, 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्टन। यस, इट कैन बी यूज्ड। It can be blended with natural gas and used as a fuel for heat or power generation. Yes, it can be used. It can be used in hydrogen fuel cell to run vehicles. Yes, it can be done. So the correct answer is answer C, all three. It can be used directly as green hydrogen. Okay, can be used directly as fuel. It can be blended with natural gas. Hydrogen mixed with natural gas lowers carbon emissions in heat and power generation. ठीक है, अब फ्यूल सेल में कैसे यूज़ होता है? यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन का जो चार्ज एटम है यहाँ से सप्लाई होगा चार्ज हाइड्रोजन एनोड से, और कैथोड की तरफ जाएगा। जो हाइड्रोजन आयंस होंगे ये ऑक्सीजन और वाटर में इस तरीके से ये यहाँ से निकलेगा, और बीच में क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी। पॉजिटिव चार्ज जो है एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नेचुरल फार्मिंग। अब देखिए, नेचुरल फार्मिंग आपने अभी तक ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो नेचुरल फार्मिंग के क्या कंपोनेंट्स हैं मेनली? सबसे पहला तो है बीजामृत। इट यूजेस द ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स यूजिंग काउ डंग, यूरिन एंड लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशंस। जीवामृत एक्ट्स एज ए बायोस्टिमुलेंट promoting activity of microorganisms in soil. Mulching, covering of soil surface using live crops and straw to conserve moisture. FAPSA, activating earthworms in soil for water vapor condensation. Plant protection, spraying biological concoctions means ऐसे घरेलू मिश्रण जिनसे प्लांट को पेस्टिसाइड्स वगैरह से या बीमारियों से छुटकारा दिया जा सके, प्रोटेक्शन दी जा सके। जैसे हल्दी नॉर्मली प्लांट के ऊपर जो ब्लैक फंगस होता है ना, टर्मेरिक, जो ब्लैक फंगस होता है प्लांट्स के ऊपर, आपने गार्डन वगैरह में देखा होगा, अगर प्लांट की रूट्स के ऊपर हल्दी स्प्रे कर दिया जाए तो ब्लैक फंगस को रोकने में हेल्प करती है। या हल्दी का पानी अगर प्लांट्स के जहाँ जहाँ ब्लैक फंगस है उसके ऊपर स्प्रे किया जाए तो उसको वो ग्रो होने से रोकता है। ऐसे ही नेचुरल जो सॉल्यूशंस हैं उनकी हेल्प से पेस्टिसाइड और बाकी डिजीज़ से प्लांट्स को बचाया जा सकता है। अब जैसे नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। इसका बेसिक फ़िलॉसफी क्या है नेचुरल फार्मिंग का, कि मिनिमम इंटरवेंशन, खेती में मिनिमम मैकेनिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। आप नेचर का ही यूज करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही इंटरवेंशन होते हैं, बशर्ते सिंथेटिक केमिकल्स को आप नहीं यूज कर सकते। इट यूजेज ओनली नेचुरल मेथड्स। केमिकल्स, नेचुरल फार्मिंग में कोई सिंथेटिक और नेचुरल केमिकल यूज नहीं होता है। सिर्फ इकोसिस्टम बैलेंस करके ही एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया जा सकता है। अब जैसे अर्थवर्म्स हैं, है ना, अब बहुत सारे अर्थवर्म्स अगर आप अपने खेत में छोड़ देते हैं तो वो मिट्टी को ऑलरेडी
पोरस बना देंगे, मिट्टी को पोरस बना देंगे। इससे क्या होगा कि एयर सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है रूट्स तक पहुंच पाएगा इजीली। तो आपको एक वो कहते हैं ना कि निराई और गुड़ाई, ये दो शब्द आपने कृषि विज्ञान में सुने होंगे, आपने गांव से होंगे तो आपको पता भी होगा। निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, अर्थवर्म से आपका सारा काम कर देंगे। तो इस तरीके से कि नेचर का जो इकोसिस्टम बैलेंस है उसको यूज करते हुए नेचुरल फार्मिंग हम करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि सिंथेटिक केमिकल्स यूज नहीं होते, लेकिन नेचुरल इनपुट्स यूज होते हैं। जैसे अभी मैंने ये टर्मरिक का आपको एग्जांपल दिया था। सॉइल मैनेजमेंट, इट फोकसेस ऑन नेचुरल रीजनरेशन सच एज मल्चिंग एंड कॉम्पोस्ट। इट यूजेस कॉम्पोस्ट, क्रॉप रोटेशन एंड नेचुरल इनपुट्स। पेस्ट कंट्रोल क्या है? द नेचुरल फार्मिंग रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेटर्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे आप अगर बहुत सारी बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स अगर खेतों में होंगी तो वो छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती है, तो इस तरीके से पेस्ट कंट्रोल भी बना रहता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि इट यूजेस नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। फार्मिंग टेक्निक, मिनिमल इंटरवेंशन, नो टिल फार्मिंग मीन्स मिट्टी को उल्टना पुलटना नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में टिलिंग होती है, ठीक है। सर्टिफिकेशन क्या है? नेचुरल फार्मिंग के लिए कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप इस तरीके का कोई ब्रांड लोगो बना के आप बेच भी सकते हो, नहीं भी कि नेचुरल फार्मिंग से उगाया गया है, लेकिन इसके लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो कि FSSAI देती है। सस्टेनेबिलिटी प्रमोट्स, दोनों ही बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। तो आप ये चार ये जो टर्म्स हैं इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। नेशनल पेस्ट सर्वेलांस सिस्टम, इट इज़ रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इस नाम से ही पता चल रहा होगा कोई किसी भी चीज़ का हम सर्वेलांस क्यों करते हैं, क्योंकि उसको एडवांस में पता लगाया जा सके। अब क्योंकि पेस्ट का है तो ऑब्वियसली पेस्ट का सर्वेलांस होगा। 2021-22 में आपने जो टिड्डी दलों का जो अटैक हुआ था, जो ग्रास हॉपर स्वार्म्स, आपको याद हो कि 2021-22 के आसपास ग्रास हॉपर स्वार्म्स बहुत सारे इंडियन फील्ड्स को बर्बाद करके चले गए थे। तो इस तरीके के पेस्ट के अटैक्स को एंटिसिपेट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो इसका काम क्या है? इट रिड्यूसेस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड रिटेलर्स, ठीक है। कैसे? कि जब किसान को पता होगा कि इस सीज़न में इस तरीके के पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है, या इस फसल पर इस तरीके के पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है, तो पहले से ही उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, या सीज़न के हिसाब से उस पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप को बोया जा सकता है। इट प्रमोट्स डेटा ड्रिवन अप्रोच टू पेस्ट मैनेजमेंट। एजेंसीज कौन सी इन्वॉल्व हैं? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, ICAR, ठीक है। टेक्नोलॉजी, इसमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अब देखिए ये अब काम कैसे करेगा? फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर उस डेटा को वेरीफाई किया जाएगा सारा कंपाइल करके, फिर उस डेटा को एंट्री किया जाएगा एक सर्वर पर, फिर यहाँ से अलग अलग मॉड्यूल के थ्रू फार्मर्स तक अवेयरनेस पहुँचाया जाएगा। ओके, ये इतना मैंने आपको क्यों बताया? ये आपको लग रहा होगा कि प्रीलिम्स के हिसाब से क्या ये ज़रूरी है? वर्ड टू वर्ड याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बनाया है। इसके अंदर होता क्या है? पेस्ट्स का प्री एंटिसिपेशन कर सकते हैं, उनको पहले से आइडिया लगाया जा सकता है कि किस सीज़न में कौन सा पेस्ट ज़्यादा होता है। इस तरीके से फार्मर्स को पेस्ट अटैक से बचाया जा सकता है। ओके, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट विद WRAP, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। ये एक ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप याद रखिएगा। RETAP, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म।
ये बस एक लाइन में इतना याद रखिए कि ये यूएस और इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन इंडिया। बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस कंपनीज एंड बिजनेस हाउसेज शुड बी रेस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स देयर प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग एनवायरनमेंट एंड पीपल, ओके, एंड देयर प्रैक्टिसेस शुड बी सस्टेनेबल, दे शुड नॉट बी अनसस्टेनेबल, ओके, दे शुड नॉट बी डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो अभी क्या है कि इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी for the top 1000 listed companies to disclose environment and social governance performance. It is guided by SEBI, okay, it is guided by SEBI, Corporate Climate Responsibility Monitor 2024. It is released by न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कार्बन मार्केट वॉच। ये दो इंस्टीट्यूट हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये क्या असेस करते हैं? ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइमेट स्ट्रेटजीज ऑफ 51 ग्लोबल कंपनीज, ओके। नेक्स्ट इज मरीन हीट वेव्स। मरीन हीट वेव्स, आपने हीट वेव्स के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। हीट वेव्स नॉर्मली जो सरफेस हीट वेव्स होती हैं उनके बारे में तो आपने पढ़ा होगा। ऐसे ही सिमिलर होती हैं मरीन हीट वेव्स। अगर कोई सी सरफेस एरिया, कोई सी सरफेस टेम्परेचर किसी एरिया का अगर एबनॉर्मली हाई रह जाए फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट 5 डेज होना चाहिए, लेकिन ये 1 वीक 1 मंथ इस तरीके से भी आगे रेंज कर सकता है, मिनिमम लेकिन 5 डेज होना चाहिए। तो उस सिनेरियो में हम इसको कहते हैं मरीन हीट वेव। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग मरीन हीट वेव? इट इज़ आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर थ्रेशोल्ड्स एंड ड्यूरेशन। टेम्परेचर थ्रेशोल्ड क्या है कि अगर सी सरफेस टेम्परेचर, हिस्टोरिकल टेम्परेचर्स फॉर दैट हिस्टोरिक स्पेसिफिक लोकेशन एंड द टाइम ऑफ ईयर, अगर उसका 90th परसेंटाइल अगर रह जाता है फॉर 5 कंसेक्यूटिव डेज, मतलब मान लीजिए ये कोई सी है, इसके किसी एरिया का, मान लीजिए इस एरिया का टेम्परेचर अगर एक साल का जो एवरेज टेम्परेचर है, एक साल का जो लो एंड हाई टेम्परेचर है, उसका 90th परसेंटाइल अगर रह जाता है वो भी 5 दिन तक, तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं मरीन हीट वेव। मान लीजिए इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है, ठीक है। इसका 90th परसेंटाइल क्या होगा? 90th परसेंटाइल 27। अगर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस एरिया का फॉर एटलीस्ट 5 कंसेक्यूटिव डेज अगर रहता है, 5 डेज अगर रहता है, तो इस सिनेरियो को हम क्या कहेंगे? मरीन हीट वेव। आई होप यू गॉट इट। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से मरीन हीट वेव्स आजकल ज़्यादा अकरेंस हो रहा है? फ्रीक्वेंट कॉजेज़ हैं, जैसे आपको पता होगा, क्लाइमेट चेंज, ओशन करेंट्स एंड वेदर पैटर्न्स, फिनोमेना लाइक अल नीनो कैन ट्रिगर मरीन हीट वेव्स, रिड्यूस्ड विंड एंड ओशन मिक्सिंग, वीक विंड्स एंड ओशन स्ट्रेटिफिकेशन प्रिवेंट कूलर डीप वाटर्स फ्रॉम मिक्सिंग विद सरफेस। अब देखिए, अगर ओशन वाटर में अगर ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा, जैसे अपर लेयर अगर वार्म वाटर की है और लोअर लेयर कोल्ड वाटर की है, तो ओबियसली वार्म वाटर की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब लो डेंसिटी लिक्विड हाई डेंसिटी लिक्विड के ऊपर ओबियसली फ्लोट करेगा, ये सिंक तो करेगा नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर इस सी सरफेस पर ज़्यादा वार्म वाटर एक्यूमुलेट होता रहेगा, उस वजह से मरीन हीट वेव इस सी सरफेस पर जनरेट हो जाएगी। चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, हाई प्रेशर सिस्टम्स कैन कॉज persistent warming over ocean regions because they reduce precipitation, okay, they reduce precipitation मीन्स बारिश कम होगी तो स्ट्रेटिफिकेशन ज़्यादा होगा, वाटर की मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, ओके। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए पोटेंशियल कॉज फॉर
मरीन हीट वेव। पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली इकोलॉजिकल जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसके लिए खतरा होता है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जैसे कोरल ब्लीचिंग। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पता है कि जो कोरल रीफ्स हैं, जो कोरल्स हैं, वो शैलो वाटर में रुकते हैं, शैलो वाटर में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं और एंड दे सर्वाइव इन ए डेफिनेट टेम्परेचर रेंज दैट इज़ अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, 23 to 27 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में ये सर्वाइव करते हैं। अगर मरीन हीट वेव अगर होगी तो कोरल्स क्या होंगे? स्ट्रेस हो जाएंगे, तो स्ट्रेस आउट होके क्या करेंगे? ब्लीच होंगे। मरीन बायोडाइवर्सिटी लॉस, फिश स्टॉक्स डिक्लाइन बिकॉज कोरल्स डिक्लाइन एंड फाइटोप्लैंक्टन्स डिक्लाइन। हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। इस वजह से क्या होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिश एंड अदर एनिमल्स दे विल सफोकेट। ओके, कुछ नोटेबल मरीन हीट वेव इवेंट्स हैं जैसे द ब्लॉब ड्यूरिंग 2013 to 2016, 3 साल तक ये हीट वेव चली थी। ए प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव इन पैसिफिक ओशन कॉजिंग मैसिव इकोसिस्टम डिसरप्शंस। ग्रेट बैरियर रीफ ब्लीचिंग इवेंट्स, ये भी मरीन हीट वेव्स की वजह से हुए थे। बायोमास ब्रिकेट्स, ये क्या होते हैं कि जैसे बायोमास खेतों वगैरह में जनरेट होता है, जैसे पैडी की जो स्ट्रॉ होती है, हिंदी में उसको पराली कहते हैं, पैडी की स्ट्रॉ या वीट की स्ट्रॉ या मस्टर्ड का जो पौधा होता है उसका तना, इनका नॉर्मली वीट का तो चलो फिर भी चारा जानवर खा लेते हैं, लेकिन पैडी की स्ट्रॉ एंड मस्टर्ड की स्ट्रॉ का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। और इसी तरीके से दूसरे तरीके के बायोमास भी जनरेट होते हैं जिनका कोई सिग्निफिकेंट यूज़ इंडस्ट्रीज़ में नहीं हो पाता है या किसान उसका यूज़ नहीं कर पाता है। अब या तो उसको किसान जला दे, उसकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन जनरेट होता है। अदरवाइज़ कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस का यूज करके उसको अल्टरनेटिवली यूज़ किया जा सकता है। बायोमास ब्रिकेट्स इसी तरीके का एक सॉल्यूशन है, एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है कि जो अनयूजेबल बायोमास है उसको हम इस तरीके की सॉलिड चंक्स में, ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दें, इतना डेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि जिसको फर्नेस में यूज किया जा सके। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल, एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी डन। UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, UN डेसा, अभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी न्यूज़ में रही है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, USA में। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंटल इश्यूज़। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट by providing policy analysis, capacity building and international cooperation। इसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। डेसा ग्लोबल पॉलिसी डायलॉग्स, इट एंगेजेज स्टेक होल्डर्स टू एड्रेस पजेसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस। मेंबरशिप क्या है? कंप्राइजेस ऑल 193 UN मेंबर्स, सारे UN मेंबर्स इसके मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। कुछ रिपोर्ट से पब्लिश करता है, इनको आप देख लीजिएगा 2-4 बार। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, SDSN, इट इज़ ए UN बॉडी, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इट इज़ ए UN बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 2012। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मोबिलाइज ग्लोबल एक्सपर्टीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस। मेंबरशिप 2000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, प्राइमरीली यूनिवर्सिटीज़, कोऑर्डिनेटेड बाय 57 नेशनल एंड रीजनल नेटवर्क्स। मतलब
ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इसकी मेंबरशिप्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। इनिशिएटिव्स क्या हैं? यूथ सॉल्यूशन प्रोग्राम इंगेजेस यूथ इनोवेटर्स, SDSN नेटवर्क, थीमेटिक नेटवर्क्स फोकसेज ऑन क्लाइमेट, एनर्जी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये कोई याद रखने की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप बस इसको इतना याद रखिएगा, इतना मोर देन सफिशेंट है। आप और कुछ याद करना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट्स इसकी याद कर सकते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब IEEH, it is a global platform dedicated to fostering collaboration and promote energy efficiency globally. Recently, India has joined it. India has joined this agency recently. ये कब बना था? 2020 में बना था। It is the successor to the International Partnership for Energy Efficiency in which India was a member. 16 मेंबर हैं इसमें टोटल, इंक्लूडिंग दीज कंट्रीज़। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी इंडिया में कौन सी है? कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट करेगी? इसके जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो करेगी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है 2021 में, आई थिंक ये पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग, द इंटरनल एनर्जी एफिशिएंसी हब IEEH इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी। अब क्योंकि इसके नाम में ही एनर्जी एफिशिएंसी है तो यस, अब क्योंकि इंटरनेशनल है तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया इज़ ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ IEEH। क्या इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है? ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। तो यहाँ से स्टेटमेंट जो ऑप्शन बी है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब बचा कौन सा? पहला तो सही है, दूसरे और तीसरे में हमें चूज़ करना है कि कौन सा सही है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसीज़ इन इंडिया। ये हमें पता है कि इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज़ रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता हो तो ऑब्वियसली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किसके लिए काम करता है? फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। अब तो ऑब्वियसली इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एजेंसी इसकी रिप्रेजेंटेटिंग एजेंसी होगी इंडिया में, तो स्टेटमेंट 3 के करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब मान लेते हैं कि स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, इसके बेसिस पर ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पर आप चाहें तो 50-50% का गैस ले सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि इस एजेंसी के 16 मेंबर हैं टोटल, तो हो सकता है कि इंडिया इसका मेंबर ना हो। अब करेक्ट ऑप्शन तो यही है कि इंडिया इज़ नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ IEEH। इंडिया इज़ नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ IEEH। करेक्ट आंसर इज सी। क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स बेसिकली ये क्या होते हैं? एनर्जी ट्रांजिशन में अभी देखिए हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इस एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो मिनरल क्रिटिकल हैं इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, उनको हम कहते हैं क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स। एसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, डिस्टर्बिंग एंड स्टोरिंग रिन्यूएबल एनर्जी। एग्जाम्पल्स दीज इंक्लूड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, सेलेनियम, अदर्स। इनका यूज़ कहाँ होगा? जैसे सोलर पैनल बना लिए, ठीक है, और विंड मिल्स बना ली। विंड मिल्स के जो ब्लेड्स होते हैं वो काफ़ी लाइट मटेरियल के होने चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा। तो एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं, 2020 में पूछा है इससे रिलेटेड। विद रेफरेंस टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, दे आर एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। यस, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में एक बात आपको बताऊं कि ये ऐसा नहीं है कि रेयर हैं, ये रेयर नहीं है, दे आर वेरी अबेंडेंट इन क्वांटिटी वाइज अर्थ में ये काफ़ी अबेंडेंट हैं, ठीक है, बहुतायत में है। लेकिन इनको रेयर इसलिए कहते हैं कि ये छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में स्पार्सली लोकेटेड हैं, बहुत फैले हुए हैं,
तो इनको माइन करना अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, काफ़ी कैपिटल कंज्यूमिंग टास्क है, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो ऑप्शन बी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, यस दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। स्टेटमेंट 3, इंडिया हैज़, अब देखिए ये अगर ये ऑप्शन सही है तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब चाहें तो आप 50-50% यहाँ गैस वर्क कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट 3 का देखिए, इसको हम देखते हैं कि इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा आता है। इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट रिजर्व्स फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स बट लैक्स रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़। अब ये स्टेटमेंट काफ़ी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। क्या हमको ये पता है कि इंडिया में सिग्निफिकेंट रिजर्व्स नहीं हैं? नहीं, हमें नहीं पता। ओबियसली इंडिया में सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं, बट इंडिया में रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़ न होने की वजह से हम उनका एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते। तो स्टेटमेंट 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। So that is all for today. I will see you in the next video. Till then, keep revising previous year questions, keep studying. Thank you all. इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।